जय गुरुदेव साथियों, नमस्कार सभी को। अवस्थी क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, शिक्षण विधियों की श्रृंखला चल रही है और हम लोग भाषाई कौशलों को लेकर बात कर रहे थे। भाषाई कौशलों के अंतर्गत जैसा कि हमने देखा कि सबसे पहले हमने पढ़ा था आपका श्रवण कौशल। तो श्रवण कौशल के संबंध में श्रवण कौशल की वृद्धि के लिए कौन कौन सी जो उपागम है वो सहायक होते हैं वो मैंने आपको बता दिए। दोस्तों, उसके बाद भाषण कौशल की वृद्धि जो है वो कैसे हो सकती है, भाषण कौशल का विकास कैसे हो सकता है, इसके संदर्भ में कौन कौन सी सहायक सामग्री आपकी हो सकती है, ये भी मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दिया। अब इसी श्रृंखला में हम तीसरे सोपान की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, तीसरा सोपान होता है हमारा पठन कौशल। पठन कौशल जो है साथियों वो क्या है, और एक बात याद रखिएगा, कई बार छात्रों की जिज्ञासा होती है कि सर देखिए भाषाई कौशल 4 है, तो क्या चारों कौशलों की अपने आप में विधियां होती हैं? दोस्तों ध्यान रखें, श्रवण और भाषण 2 कौशल ऐसे हैं जिनकी कोई प्रविधि नहीं है। बाकी पठन और लेखन दोनों कौशलों की प्रविधियां होती हैं और इनकी प्रविधियों को हम लोग विधियों को अलग तरीके से जो है कि पढ़ेंगे। श्रवण और भाषण दोनों कौशल जो है वो केवल सीखने की कौशल है, उनमें विधियां कोई इस्तेमाल नहीं होती। अब तीसरा कौशल पठन कौशल की तरफ हम बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमको चाहिए कि पठन शब्द को हम समझें कि पठन में जो उत्पत्ति है वो कैसे हो रखी है। तो पठ धातु है, पठ धातु के साथ में लुट प्रत्यय का जब विधान करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर पठनम शब्द बनेगा, और पठनम शब्द जो है वो आपको पता है कि नपुंसकलिंग है। और बात करें तो चारों भाषाई कौशल जो है वो नपुंसकलिंगवाची अर्थ देते हैं, केवल नपुंसकलिंग में ही अपना पद बनाते हैं। पठनम का मतलब हो गया दोस्तों पढ़ना। अब जब हम कोई चीज पढ़ते हैं तो पढ़ करके निश्चित सी बात है हम कुछ ना कुछ तो ज्ञान प्राप्त करते ही हैं। तो दोस्तों इसका एक उद्देश्य निकल के आता है, और वो उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है दोस्तों इसका पठित्वा अर्थ ग्रहणम। पठित्वा अर्थ ग्रहणम। दोस्तों जैसा कि आपको विदित है कि पढ़कर के अर्थ ग्रहण करना ही पठन कौशल का मूल उद्देश्य होता है। केवल पढ़ना मात्र ही पठन कौशल नहीं होता, पढ़ करके उसके भाव को आत्मसात करना, पढ़ करके उसके भाव गांधीर्य को हृदयंगम करना, यही पठन कौशल का मूल उद्देश्य होता है। दोस्तों जैसे संगीत रूपी कोई लिपि लिखी हुई है, मान के चलिए अंग्रेजी भाषा की है, जैसे हिंदी की है, संस्कृत की है, बात करें तो देवनागरी लिपि लिखी हुई है, या ब्राह्मी लिपि लिखी हुई है, या खरोष्टी लिपि लिखी हुई है। तो कोई सी भी लिपि जो लिखी हुई है आपके समक्ष और आप उसे पढ़ने बैठे हो, तो संकेत रूपी लिपि को पढ़ करके ध्वनि रूप में जानना। जैसे हमने पढ़ा, अभी आपके सामने लिखा हुआ है पठन कौशल। दोस्तों ये देवनागरी लिपि है, तो ये संकेतित ध्वनि है, इसको हमने पढ़ करके उसके ध्वनि रूप में प्रकट कर दिया। तो पढ़ करके ध्वनि रूप में जब हम प्रकट करेंगे तो सामने वाले को समझ में आएगी कि इसको पढ़ना कैसे है, प्लस हम भी उसका ज्ञान ग्रहण कर पाएंगे कि इसका मतलब क्या है। तो संकेत लिपि को ध्वनि रूप में जानना ही पठन कौशल होता है। दोस्तों पठन कौशल से छात्र के ऊपर क्या इफेक्ट होते हैं, पठन कौशल में छात्र किन किन चीजों के बारे में जानकारी लेता है, ये बात आप देखिए। अब बात करें पठन कौशल के द्वारा, पठन कौशल के द्वारा छात्र नवीन शब्दों का ज्ञान करके शब्दकोश में वृद्धि करता है। शब्दकोश में वृद्धि करता है। दोस्तों सबसे पहले जब छात्र पढ़ने बैठेगा तो उसके सामने नवीन शब्द आएंगे, और नवीन शब्दों का वो क्या करेगा दोस्तों, ज्ञान प्राप्त करके शब्दकोश में वृद्धि करेगा, और जब उसके शब्दकोश में वृद्धि होगी तो वो उनका अर्थ भी जानने की कोशिश करेगा। तो याद रखें सेकंड पॉइंट, नवीन शब्दों का ज्ञान कर, शब्दों का ज्ञानार्जन कर
ज्ञानार्जन कर अर्थ अन्वेषण करेगा, अर्थ अन्वेषण करेगा या करता है। अर्थ अन्वेषण से तात्पर्य क्या है? जैसे मान के चलिए उसने कोई शब्द पढ़ा जिज्ञासा, और जिज्ञासा शब्द का मतलब क्या होता है, जिज्ञासा का हिंदी अर्थ क्या है? तो छात्र जिज्ञासा शब्द का अर्थ अन्वेषण करेगा, सीधी सी बात है। तो पठन कौशल से शब्दकोश में वृद्धि के साथ साथ उसका अर्थ भी वो समझ पाएगा, अर्थ भी वो जान पाएगा। दोस्तों अर्थ जब तक वो नहीं जान पाएगा तब तक पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। श्रवण मात्र से तो अशुद्धियां भी संभव हो सकती हैं। जैसे मान लीजिए कोई चीज हमने सुन ली, सुनने मात्र से तो हम अशुद्धि भी कर सकते हैं, लेकिन पढ़ने से हम उस अशुद्धि का निवारण भी कर सकते हैं। तो याद रखना है, एक अलग से बिंदु ये भी तैयार हो जाता है आपका। श्रवण मात्र से, श्रवण मात्र से छात्र अशुद्धि कर सकता है, लेकिन पठन कौशल द्वारा छात्र शुद्ध वर्तनी को प्राप्त करता है। याद रखें साथियों कि जैसे मान चलिए कोई चीज मैंने सुनी, सुनने मात्र से तो हो सकता है मैं उसको शुद्ध नहीं बोल पाऊं, अशुद्धि हो जाए, लेकिन जब मैं पढ़ूंगा उसको, तो पढ़ने से उसके अंतर्गत मेरा क्या आ जाएगी, शुद्धता आ जाएगी, और निश्चित रूप से मैं जो है आपको शुद्ध भाषा में बोल के भी बताऊंगा और शुद्ध शब्दों को सीख भी जाऊंगा। अब बात आती है दोस्तों कि पढ़ने से एक नई बात और क्या होती है कि छात्र स्थायी ज्ञान को प्राप्त करता है, छात्र स्थायी ज्ञान को प्राप्त होता है, स्थायी ज्ञान को प्राप्त करता है। स्थायी ज्ञान प्राप्त कैसे होगा? मान के चलिए कि आपने कोई भी चीज केवल सुनी है, तो सुनी हुई बात अधिकतर हमारे दिमाग में 1 या 2 दिन रह सकती है, और यदि कोई बात हमने लगातार पढ़ी है, जैसे कि मान के चलिए आज पढ़ लिया, 2 महीने बाद फिर पढ़ लिया, 2 साल बाद फिर पढ़ लिया, तो मैं समझता हूं कि वो बात हमारे दिमाग में चिरस्थायी हो जाती है। तो छात्र स्थायी ज्ञान को प्राप्त करता है किसके द्वारा? पठन कौशल के द्वारा। दोस्तों पठन कौशल में सबसे बढ़िया बात क्या है कि हमें लिपि का ज्ञान होना आवश्यक है। तो एक बात ये भी निकल के आती है कि पठन कौशल में लिपि का महत्वपूर्ण योगदान होता है। पठन कौशल में लिपि का सर्वाधिक महत्व होता है। अब लिपि से तात्पर्य क्या है ये भी बात बता देता हूं आपको। सर्वाधिक महत्व होता है दोस्तों, जैसे कि मान के चलिए मैंने देवनागरी शब्द अभी आपके सामने बोला, तो देवनागरी एक लिपि है। जब तक हम देवनागरी शब्द के बारे में जानेंगे नहीं, देवनागरी लिपि के बारे में जानेंगे नहीं, तो मैं समझता हूं कि हमको नहीं पता चलेगा कि इसके अंतर्गत कैसे शब्दों को बोला जाता है, किस मात्रा का कैसे उच्चारण होता है, किस शब्द को हम कैसे छात्र के समक्ष बोलकर सिखा सकते हैं, पढ़कर सिखा सकते हैं। तो जब तक हमें लिपि का स्थायी ज्ञान नहीं है, तब तक मैं समझता हूं कि हमारे लिए जो है कि पठन कौशल संभाव्य नहीं होगा। अब दोस्तों उद्देश्यों की बात जब करते हैं तो इस कौशल के अनेकानेक उद्देश्य भी हैं, अनेकानेक उद्देश्य हैं। तो उद्देश्यों की तरफ हम बात करते हैं, उद्देश्यों की तरफ हमारा ध्यान लेके चलते हैं दोस्तों हम। तो पठन कौशल में सबसे पहली बात गति यति, सबसे पहले तो क्या आएगा? गति यति, गति यति विराम आदि। यति का दूसरा नाम होता है विराम आदि। तो गति यति आदि का हमें जो है कि प्लस उच्चारण सामर्थ्य संपादन, उच्चारण सामर्थ्य संपादन विकसित करना,
विकसित। यानी कि बात आती है कि छात्र के समक्ष जब पठन कौशल की हम बात करेंगे तो गति यति का उसको पता होना चाहिए, उच्चारण सामर्थ्य संपादन उसके अंदर होना चाहिए। और ये जो बात होगी दोस्तों वो कौन से स्तर के छात्र के लिए होगी? प्राथमिक स्तर के छात्र के लिए। तो ये बात भी आपको याद रखनी है, ये जो लक्षण है, ये जो उद्देश्य है वो केवल और केवल प्राथमिक स्तर के लिए है। छात्र को प्राथमिक स्तर पर गति में, यति में, लय में, अपन लय का नाम दे सकते हैं यहाँ, गति यति लय आदि उच्चारण सामर्थ्य का संपादन विकसित किया जाता है, वो भी कौन से स्तर पर? प्राथमिक स्तर पर। प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे कि पठन कौशल के अंतर्गत प्राथमिक स्तर पर कौन सी चीजों पर बल दिया जाता है? तो गति में, यति में, छात्र को लय आदि में उच्चारण सामर्थ्य संपादन जो है कि किया जाता है। दोस्तों समान गति से पढ़ने का सामर्थ्य जो है वो भी छात्रों के लिए दिया जाता है। समान गति से पढ़ने का सामर्थ्य क्या होता है? देखिए, समान गति से पढ़ने का सामर्थ्य, समान गति से पढ़ने का सामर्थ्य, ये भी छात्र के अंतर्गत जो है कि हमें देखना पड़ता है। दोस्तों अब प्रश्न आता है हमारा कि जैसे हम लोग पठन कौशल में बात करेंगे तो ये तो प्राथमिक स्तर की बात हो गई। अब उच्च माध्यमिक स्तर है, मान के चलिए माध्यमिक स्तर है या उच्च स्तर कोई सा भी है, तो इसमें हम लोग पठन कौशल के अंतर्गत क्या कर सकते हैं? कुछ नए क्या आयाम छात्र को मिला सकते हैं। तो हम जैसे बात करेंगे माध्यमिक स्तर के लिए, तो दोस्तों जैसे माध्यमिक स्तर आ गया, क्लास 9th और 10th की हम बात कर रहे हैं, तो माध्यमिक स्तर में छात्र माध्यमिक स्तर में क्या करेगा? माध्यमिक स्तर के लिए बता देता हूं आपको। माध्यमिक स्तर में छात्र क्या करेगा? सबसे पहले उस किसी पद्य को, गद्य को, नाटक को वो पढ़ रहा है, उसके भाव गांभीर्य को पद समझेगा और भाव गांभीर्य के अनुसार ही वो शब्दों को यति देगा। भाव गांभीर्य, भाव गांभीर्य अनुसार ही छात्र शब्दों को यति देगा, यति देगा। दूसरा, उसमें कौन सा अर्थ निहित है, उसमें कौन सा अर्थ जो है वो निहित है, कौन से प्रकार का अभिनय उसके लिए उपयुक्त है, तो अर्थानुसार अभिनय करेगा, अभिनय पूर्वक पठन करेगा, अभिनय पूर्वक पठन। यानी कि जैसे किसी प्रकार का सुख पूर्वक अर्थ है उसके अंतर्गत है तो सुख पूर्वक अभिनय करेगा, दुख पूर्वक अर्थ है तो दुख पूर्वक अभिनय करेगा। कहने का मतलब जिस प्रकार का रस उसमें निहित है उसी रस के अर्थानुसार उसका अभिनय वो करेगा। किसके दौरान? पठन के दौरान। तो ये जो व्यवस्था है दोस्तों वो माध्यमिक स्तर की व्यवस्था है। ऐसे ही हम लोग बात करें, अगला जो स्तर है वो आपका उच्च स्तर आता है। तो उच्च स्तर में दोस्तों क्या करेंगे? स्वयं आनंद अनुभूति। उच्च स्तर की तरफ बढ़ते हैं तो देखिए उच्च स्तर में क्या करेगा छात्र? उच्च स्तर में छात्र स्वयं आनंद अनुभूति, स्वयं आनंद अनुभूति करेगा। बात करें तो सर्जनात्मक शक्ति का विकास होगा, सर्जनात्मक शक्ति का विकास, सर्जनात्मक शक्ति का विकास जो है बालक करेगा। उच्च स्तर में क्या करेगा? छात्र स्वयं आनंद की अनुभूति करेगा, सर्जनात्मक शक्ति का विकास करेगा। बात करें तो आगे छात्र को जो है कि स्वयं शैली का विकास, अपनी खुद की शैली का विकास करना होगा।
तो स्वयं शैली का विकास, स्वयं शैली का विकास भी छात्र को जो है करना पड़ेगा। तो ये सारी व्यवस्थाएं जो है कि कौन से स्तर में होंगी दोस्तों, उच्च स्तर में। याद रखना प्राथमिक स्तर के लिए बात है गति, यति, विराम आदि, लय आदि का उच्चारण, सामर्थ्य का संपादन, समान गति पढ़ने का सामर्थ्य जो है। दोस्तों माध्यमिक स्तर में भावगांभीर्य के अनुसार छात्र शब्दों को यति देगा, अर्थानुसार अभिनय भी करेगा। उच्च स्तर में, उच्च स्तर के छात्रों में जो है कि छात्र स्वयं आनंद अनुभूति करेगा, सृजनात्मक शक्ति का विकास करेगा और स्वयं शैली का विकास करेगा। ये जो है वो पठन कौशल के उद्देश्य है दोस्तों। तत्पश्चात सारे स्तर के जो छात्र हैं, प्राथमिक हो चाहे माध्यमिक हो चाहे उच्च स्तर का हो, पढ़ने के बाद वो क्या करेगा, नेक्स्ट पॉइंट जो आपका आता है वो आता है निष्कर्ष। छात्रों ने कोई चीज पढ़ ली, अब उससे क्या निष्कर्ष निकला, तो निष्कर्ष को आत्मसात करेगा, निष्कर्ष का आत्मसातीकरण। निष्कर्ष का आत्मसातीकरण दोस्तों, उसका निष्कर्ष क्या है, उसका वो आत्मसातीकरण करेगा। और दोस्तों संकेत रूप ध्वनि को वो लिपि रूप में कन्वर्ट करेगा। संकेत रूप ध्वनि जो हमारी लिखी हुई है, क्योंकि पठन कौशल जो होता है वो सांकेतिक ध्वनि का नहीं होता, संकेत रूप में लिखित ध्वनि है। यानी संकेत रूपा लिपि जो होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, पठन। तो संकेत रूपा लिपि संकेत रूपा लिपि का क्या करेगा दोस्तों, वो ध्वनि रूप में परिवर्तन, ध्वनि रूप में परिवर्तन करेगा और पठन कौशल की वो पूर्णता को प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों ये जो है वो मुख्य उद्देश्य आपके होते हैं किसके अंतर्गत, पठन कौशल के अंतर्गत। अब दोस्तों पठन के प्रकारों को लेकर हम बात करेंगे। पठन के प्रकार कैसे कैसे होते हैं, कि पठन के अंतर्गत किसने जो प्रकार हैं, तो पठन कौशल के प्रकार, पठन कौशल के प्रकार। दोस्तों कई बार प्रश्न आपके सामने पूछा जाता है कि पठन कौशल कितने प्रकार का होता है, और पठन में बात करेंगे तो मुख्यतः 2 प्रकार का होता है ये। और मुख्यतः 2 प्रकार का कैसे कैसे है, देखिए ए पार्ट और बी पार्ट, ए पार्ट और बी पार्ट। पठन कौशल जो है वो 2 प्रकार से, एक तो होगा सस्वर पठन। क्या होगा दोस्तों, सस्वर पठन, सस्वर पठन। सबसे पहला जो पठन होता है वो होता है सस्वर पठन दोस्तों। और दूसरा होता है आपका नेक्स्ट, सस्वर पठन के बाद में जब हम बात करेंगे तो दूसरा होता है मौन पठन। अब ये मुख्य 2 भेद होते हैं पठन के। ये तो मूल भेद हो गए, कहने का मतलब बात करें तो पठन कौशल के मूल भेदों में जब बात आएगी तो केवल सस्वर पठन और मौन पठन 2 ही पठन पढ़े जाएंगे। और यदि आपसे पूछा जाए कि सस्वर पठन के कितने भेद हैं, तो इसके दोस्तों 4 भेद होते हैं। और पूछा जाए कि मौन पठन के कितने भेद होते हैं, तो इसके 3 भेद होते हैं। तो यहां मैं लिख देता हूं मुख्य भेद 2, मुख्य भेद 2 हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि पठन कौशल में जब प्रकार में पढ़ रहे हैं तो मुख्य भेद कितने हो गए, 2, ए और बी। और बात करें सस्वर पठन के जो गौड़ भेद वो कितने, 4, और मौन पठन के कितने भेद हैं, 3। तो दोस्तों सस्वर पठन में कौन कौन से भेद हैं उनको आप बारीकी से पढ़िएगा एक बार। 1, 2, 3 और 4। यहाँ पर जब बात आती है तो सबसे पहला आता है आपका आदर्श वाचन या आदर्श पठन। हाँ एक बात तो याद रखना, वाचन और पठन दोनों एक ही बात है। वाचन और पठन दोनों समानार्थी शब्द हैं, याद रखना। इस शब्द से आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। वाचन हो सकता है या पठन हो सकता है। जब वाचन लिखा हो तो पठन अर्थ आप समझेंगे, और पठन लिखा हो तो वाचन अर्थ आप समझेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर जो भी मैं आपको लिखा हुआ सस्वर पठन के अंतर्गत जो भी भेद आएंगे उनमें वाचन शब्द जुड़ा होगा, और वाचन शब्द जुड़ा होगा तो आपसे कंफ्यूजन नहीं होना है बिल्कुल भी। सबसे पहले कौन सा वाचन होगा, आदर्श वाचन।
सबसे पहले आदर्श वाचन, आदर्श वाचनम या आदर्श पठनम। दोस्तों जैसा कि आप पिछली क्लासेस से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि इस आदर्श वाचन वाली व्यवस्था को कौन करता है? केवल और केवल अध्यापक करता है, शिक्षक करता है। तो आदर्श वाचन अध्यापक द्वारा किया जाता है, ध्यान रखना, अध्यापक या शिक्षक द्वारा। दोस्तों आदर्श वाचन कौन करेगा? अध्यापक या शिक्षक। इसके बाद में बात आती है दोस्तों अनुवाचन। अनुवाचन जैसा कि मैंने आपको बता रखा था कि अनुवाचन जो है वो शिक्षक के नेतृत्व में, शिक्षक के नेतृत्व में और छात्रों द्वारा किया जाता है। अनेक बार बोला है, शिक्षक के नेतृत्व में छात्र द्वारा, शिक्षक नेतृत्व में छात्रों द्वारा। इसके बाद आता है दोस्तों अनुकरण वाचन। अनुकरण वाचन केवल और केवल छात्र करते हैं और तुम्हें पता है कि छात्र भी छात्र के नेतृत्व में करेगा। अनुकरण वाचनम जो है छात्र नेतृत्व में छात्र द्वारा, छात्र नेतृत्व में छात्रों द्वारा। छात्रों के नेतृत्व में छात्रों के द्वारा किया जाएगा। दूसरा हम बात करेंगे कि छात्र जो है वो कितने होंगे इसके अंतर्गत? 5 या 6 छात्र। जैसा कि मैंने पहले बता दिया है कि 5 या 6 छात्र होंगे जो कि इसके अंतर्गत आपके अनुकरण वाचन की व्यवस्था में सामूहिक रूप से काम करेंगे और एक छात्र उनका नेतृत्व करेगा, 5 या 6 छात्र उसका अनुकरण करेंगे। दोस्तों अगला जो वाचन आता है वो आता है संवेद वाचन। और संवेद वाचन में अध्यापक कोई चीज को पहले इनके लिए बोल के बताएगा, पढ़ के बताएगा, तत्पश्चात सारे के सारे छात्र करेंगे केवल और केवल। तो समूह में छात्रों के द्वारा किया जाता है ये काम। समूह में छात्रों द्वारा, समूह में छात्रों के द्वारा ये व्यवस्था करी जाएगी। दोस्तों ध्यान रखना। और ये वाला जो पार्ट है वो आपका 3 भागों में विभाजित है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। पहले इसको समझ लेते हैं। आदर्श वाचन अध्यापक द्वारा किया जाएगा, अनुवाचन जो है वो शिक्षक के नेतृत्व में छात्र द्वारा किया जाएगा, अनुकरण वाचन छात्र के नेतृत्व में छात्र द्वारा किया जाएगा। दोस्तों यह ध्यान रखना है, अनुकरण वाचन में छात्र संख्या 5 या 6 होती है। अनुकरण वाचन में छात्र संख्या 5 या 6 होती है। एक छात्र कोई नेतृत्व करता है, 5 या 6 छात्र उसका अनुकरण करते हैं। तो ये बात आप ध्यान रखना, अनुकरण वाचन के अंतर्गत छात्र संख्या कितनी होती है? 5 या 6। संवेद वाचन होगा जो अध्यापक के द्वारा गाइड किया जाएगा, अध्यापक के द्वारा उसको निर्देशित किया जाएगा और समूह में छात्र करेंगे। अध्यापक न्यूट्रल रहेगा, केवल एक बार पठन करके बता देगा और अध्यापक चुप हो जाएगा। तत्पश्चात सभी छात्र जो है उसका क्या करेंगे? संवेद वाचन करेंगे। और समवेद का मतलब होता है समूह, ग्रुप में, जैसे कि वो बोलेंगे। दोस्तों अब बात आती है मौन पठन के अंतर्गत। मौन पठन आपका 3 भेदों में बटा हुआ है, सामान्य मौन, गंभीर मौन और द्रुत मौन। सामान्य मौन पठनम, दूसरा गंभीर मौन पठनम, गंभीर मौन पठनम और तीसरा होता है द्रुत मौन पठनम। ये 3 प्रकार के पठन इसके अंतर्गत होते हैं। सामान्य मौन का मतलब हो जाएगा कि जैसे हमने पुस्तक ले ली और हम आराम से पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, किसी प्रकार का प्रेशर हमारे ऊपर नहीं है, तो वो हो जाएगा सामान्य मौन पठन। दोस्तों गंभीर मौन पठन के अंतर्गत क्या होता है कि जैसे हम पढ़ाई तो कर रहे हैं और गंभीरता के साथ कर रहे हैं, मौन होकर गंभीरता के साथ जो पठन चलेगा उसको अपन गंभीर पठन कहेंगे, गंभीर मौन पठन। और दोस्तों द्रुत मौन पठन का मतलब होता है कि जैसे अपन न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और चुपचाप से हम न्यूज देखते हैं तो बहुत जल्दी जल्दी देख लेते हैं। कहने का मतलब आपसे पूछा जाए कि न्यूज़पेपर यानी की बात करें तो समाचार पत्र का जो पठन है वो इसके अंतर्गत किससे पढ़ा जाएगा? समाचार पत्र, समाचार पत्र को
हम जैसे लोग, जैसे कि वर्तमान में बात करें तो जो कि बेरोजगारी से जी रहे हैं, बेरोजगारी झेल रहे हैं, जिन छात्रों के लिए चाहिए कि वो न्यूज़पेपर पढ़ने बैठेंगे तो वो ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, खेल प्रश्न को अच्छे से देखेंगे, प्लस और सारे पेपर को फटाफट से मौन होकर द्रुतगामी अवस्था में पढ़ेंगे, जो है वो द्रुत मौन पठन के अंतर्गत आ जाएगा। गंभीर मौन पठन कौन करेगा? जैसे बुजुर्गों की बात कर ले, मान के चलिए बुजुर्ग होते हैं हमारे घर में, जो हमारे दादा दादी जी, अगर हमारे पापा मम्मी वगैरह जो है वो हमारे थोड़े से क्या सीनियर सिटीजन के अंतर्गत मैं बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों वो क्या करेंगे, जैसे पेपर पढ़ने बैठ गए तो उनके पास क्या फ्री ऑफ टाइम है, पूरे दिन कुछ करना नहीं, तो पेपर में बारीकी से पढ़ा अध्ययन करेंगे, तो वो करेंगे गंभीर मौन पठन। और दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि घर पे माँ का लाडला कोई भी हो या माँ का लाडली कोई भी हो, कहने का मतलब जब उनसे कहा जाएगा जबरदस्ती क्यों भाई पढ़ नहीं सकते हो क्या, तुम पूरे दिन बैठे रहते हो, बिजी रहते हो, ये अपने फोनों में लगे रहते हो, तो पता है वो क्या करेगा, छात्र उस समय किताब लेगा और वो सामान्य मौन पठन करेगा, मतलब चुपचाप बैठा है किताब लेके, मम्मी देख रही है तो पढ़ने लग जाएगा और नहीं देख रही तो चुप हो जाएगा। दोस्तों ये इसकी जो है कि बेसिक जानकारी मैंने आपको दी है। ये बात आपको पता होनी चाहिए कि पठन कौशल कितने प्रकार का है, 2 प्रकार का होता है, सस्वर पठन और मौन पठन। ए और बी 2 पार्टों में हमने डिवाइडेड कर दिया, सस्वर पठन के 4 दे दें, मौन पठन के 3 दे रहे हैं। ठीक है साथियों, अब हम बात करते हैं मौन पठन के और इनके सारे सोपानों की बात करेंगे। सस्वर पठन में सोपान कौन से होंगे, मौन पठन में सोपान कौन से होंगे, तो पठन कौशल के सोपानों के अंतर्गत जो हम बात करेंगे। पठन कौशल के सोपान, पठन कौशल के सोपान। दोस्तों पठन कौशल के सोपान क्या हैं? इसके 4 सोपान आपके समक्ष रखे जाते हैं और चारों सोपानों को जो है कि आप सबसे पहले तो संकेतवाचक रूप में लिख लो, फिर हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे। दोस्तों 1 2 3 और 4 सोपानों में आदर्श वाचन सबसे पहले, अनुकरण वाचन, मौन पठन और पुनः वाचन। तो सबसे पहले हो गया आदर्श वाचनम। सबसे पहला सोपान क्या होता है, आदर्श वाचनम। दूसरा बात करेंगे दोस्तों अनुकरण वाचनम, अनुकरण वाचनम। दोस्तों तीसरा हम बात करेंगे तो मौन वाचनम, मौन वाचनम। और बात करेंगे तो अंतिम बिंदु जो आता है वो आता है पुनः वाचनम। पुनः वाचनम, आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन, मौन वाचन और पुनः वाचन। दोस्तों आदर्श वाचन जो है वो कौन करेगा, शिक्षक, शिक्षक द्वारा अनेकों बार बताया गया है कि शिक्षक द्वारा किया जाएगा। अनुकरण वाचन दोस्तों मैंने बोला था आपको, ये छात्रों के द्वारा किया जाता है, नेतृत्वकर्ता शिक्षक भी होगा, अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया छात्रों द्वारा किया जाएगा। तो ये चीजें ना बार बार सीखने की हैं। और दोस्तों मौन वाचन जो है ये भी छात्रों द्वारा है, पुनः वाचन जो है ये भी छात्रों द्वारा है। कहने का मतलब पठन कौशल के सोपानों में सबसे पहले अध्यापक ने पढ़ दिया, छात्र उसका अनुकरण कर रहे हैं, छात्र उसको मौन रूप में पढ़ रहे हैं और छात्र ही उसको बार बार पढ़ रहे हैं। तो अब हम इसमें क्लासिफिकेशन को लेकर आगे बढ़ते हैं। नंबर फर्स्ट ऑफ ऑल बात करेंगे आदर्श वाचन में क्या क्या कंडीशंस हैं, किस टाइप से पढ़ा जाएगा। तो इसको आप एक बार पढ़िए, पॉइंट ऑफ नोट डाउन करके। जैसे बात करें शिक्षक पदों का आदर्श उच्चारण करेगा, और आदर्श उच्चारण का मतलब बहुत अच्छे से उच्चारण स्थान का प्रयोग, प्रयत्न का प्रयोग, संधि का प्रयोग। दोस्तों विच्छेद अवस्था में उसको पढ़ के जो है कि सुनाएगा, जिससे छात्र उसका आत्मसातीकरण करेंगे अच्छे से। तो पॉइंट ऑफ 1 बन जाता है आपका कि छात्र द्वारा शिक्षक पदों का आदर्श उच्चारण करता है और छात्र उसका अर्थ सीखते हैं। तो शिक्षक द्वारा शब्दों या पदों का आदर्श उच्चारण
किया जाता है। शिक्षक द्वारा क्या किया जाता है, पदों का आदर्श उच्चारण किया जाता है, और जब उच्चारण स्पष्ट हो जाएगा तो छात्र उसका क्या करेंगे, अनुकरण। उच्चारण स्पष्टता के द्वारा, उच्चारण स्पष्टता के द्वारा छात्र अनुसरण करेंगे, छात्र अनुकरण करेंगे। हाँ दोस्तों, आदर्श आचरण में ये पहला बिंदु हो गया। दोस्तों कक्षा में क्या रहेगी, पूर्ण शांति रहेगी। जब शिक्षक बोलेगा तो सीधी सी बात है, क्लास अनुशासित रहेगी और कक्ष में पूर्ण रूपेण शांति रहेगी। कक्ष में पूर्ण रूप से शांति। कक्ष में पूर्ण रूप से क्या रहेगी दोस्तों, शांति रहेगी, कहीं कोई समस्या नहीं है। बात आती है दोस्तों आगे सभी शब्दों का स्पष्ट उच्चारण होगा, कोई समस्या नहीं है। अल्पप्राण महाप्राण की बात मैंने अभी जैसे करी है कि प्रियत्नों की बात में ला रहा था, उच्चारण स्थानों की बात ला रहा था, तो ये भी बिंदु आप जो है कि लिख सकते हैं। उच्चारण स्थान, जैसा कि पाणिनि ने 8 बताए, उच्चारण स्थान एवं प्रयत्नों का कुशल प्रयोग उच्चारण के रूप में करेगा। तो याद रखना, विशेष सावधानी रखेगा, प्रयत्नों का कुशल प्रयोग सावधानी पूर्वक करेगा, सावधानी पूर्वक करेगा। दोस्तों जैसा कि मैंने अभी बोला है, शुद्धि का उच्चारण भी करेगा, तो ये सब उच्चारण और प्रयत्नों के अंतर्गत आ जाता है। बात करें दंत तालव्य वर्ण जो है आपके, उनका प्रयोग कैसे करेगा, तो ये भी बात एक सीखने योग्य है यहाँ पर आदर्श वाचन में। दंते तालव्य एवं मूर्धन्य सकारों का उचित उच्चारण करेगा। दोस्तों ये तीनों जो है इनका उच्चारण तो होगा ही, प्लस हम बात करेंगे कि जो दो प्रकार के छ होते हैं हमारे, एक तो क्षत्रिय वाला छ और एक बात करें तो तालव्य छ, इन दोनों में भी अंतर है, तो इनका भी आप लिख सकते हैं नंबर 5 पॉइंट डाल के कि चलो मैं यही डाल देता हूं ये वाला पॉइंट। जैसे तालव्य छ ये हो गया दोस्तों, इसका तालव्य से उच्चारण हो रहा है, सीधी सी बात है। अब बात करें क और सा के युग से बनता है वो क्षत्रिय वाला छ, वो संयुक्त वर्ण है, तो उसमें दोनों चीजों का उच्चारण करेगा। क्या कि का जो है वो किसके कंठ से बोला जाएगा, और मूर्धन्य शकार जो है वो मूर्धा से बोला जाएगा, तो कंठ और मूर्धा ध्वनि उसके अंतर्गत विद्यमान है, तो उसका भी उच्चारण जो है कि वो हमें उसी हिसाब से करके रखेगा। ये वाला जो छ है, तालव्य छ एवं छ का स्पष्ट उच्चारण अगर अध्यापक नहीं करेगा तो छात्र इनमें परस्पर अंतर नहीं समझ पाएगा, वो दोनों चीजों को एक जैसा ही मान लेगा। यानी कि तालव्य छ में जैसे बोला कि छात्र खड़े होकर बाहर निकलो, तो छात्र के लिए वो समझ जाएगा ये वाला छात्र है कि ये वाला, तो निश्चित रूप से उसको लिखना और समझाना पड़ेगा कि छात्र और छात्रा नाम जब हम लेंगे तो ये वाला छ आएगा उसमें तालव्य वाला, और जब बात करेंगे कक्षा की बात करें या क्षत्रिय की बात करें तो निश्चित रूप से वहां पर जो आपका आएगा वो कौन आएगा, ये कंठ प्लस मूर्धन्य वाला छ आएगा। दोस्तों विराम चिन्हों का भी ध्यान रखिएगा, पाठ में पाठगत जो विराम चिन्ह आ रहे हैं उनका भी वो स्पष्ट उच्चारण करेगा तो बताएगा निश्चित रूप से। अगला बिंदु विराम चिन्ह आदि की बात भी हम कर लेते हैं। विराम चिन्हों का यति गति का
यति गति आदि का उचित प्रयोग। विराम चिन्हों यति गति आदि का वो उचित प्रयोग भी करेगा। दोस्तों आपको चाहिए कि ये सारी व्यवस्थाएं जो हैं वो आदर्श वाचन के अंतर्गत रखी गई हैं। अध्यापक ही छात्रों को सब चीज के बारे में परिचय कराएगा, और जब तक अध्यापक का उच्चारण जो है कि वो क्या होगा, अशुद्ध होगा, तो निश्चित रूप से पठन कौशल का विकास छात्र अच्छी तरीके से नहीं कर पाएगा। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि संस्कृत शिक्षण में शुद्ध उच्चारण की महती आवश्यकता होती है, तो एक बिंदु ये भी बन जाता है आपको, शुद्धोच्चारण द्वारा ही पठन कौशल की सफलता होती है। पठन कौशल की सफलता देगा कौन? अध्यापक। याद रखना, शुद्ध उच्चारण करेगा तो ही पठन कौशल की सफलता है, क्योंकि जब तक उच्चारण शुद्ध नहीं है छात्रों को यह भी समझ में नहीं आएगा कि उसके अंदर क्या क्या बात रखी हुई है। दोस्तों सीधी सी बात आ गई कि भावानुकूल जो है कि पठन नहीं करेगा जब तक वो छात्रों को अच्छी बात नहीं सिखा पाएगा डेफिनेटली। अब हम बात करेंगे एक लास्ट बिंदु को लेकर, और भावानुकूल पठन। ये कार्य भी अध्यापक के हाथ में होता है। सबसे पहले कि पठन जो है वो भावानुकूल किया जाएगा। भावानुकूल से तात्पर्य कि छात्र को पठितांश में निहित भाव गंभीर्य का मूल्यांकन करवाएगा। अब हम आदर्श वाचन के संबंध में जो बातें हैं अध्यापक से रिलेटेड वो सभी हम आपको डिस्कस कर चुके हैं भाइयों। अब जो हमारा नेक्स्ट बिंदु आता है वो आता है अनुकरण वाचन। और अनुकरण वाचन में क्या है दोस्तों, वो भी हम बात आपको डिस्कस करते हैं। अच्छा, वाचनम और पठनम दोनों एक ही शब्द है, बार बार बोल रहा हूं। अनुकरण वाचनम में क्या होता है छात्रों कि छात्र जो है वो शिक्षक के द्वारा किए हुए वाचन का अनुकरण करता है, सीधी सी बात है, और अनुशासन बनाए रखने की आवश्यकता होती है। तो बहुत अच्छी बात निकल के आती है, कक्षा शिक्षण में अनुशासित रहकर छात्र शिक्षक द्वारा किए गए आदर्श वाचन का अनुकरण करेगा। कक्षा शिक्षण में अनुशासित रहेगा छात्र, शिक्षक द्वारा किए हुए आदर्श वाचन का वो क्या करेगा? अनुकरण करेगा। मित्रों याद रखने का विषय है कि कक्षा अनुशासित रहना बहुत जरूरी है। यदि कक्षा अनुशासित नहीं है तो अनुकरण वाचन में कभी भी आपको पूरी तरह से स्पष्टता नजर नहीं आएगी। कोई होली गाएगा, कोई दिवाली गाएगा भैया, और छात्र जो है वो अपनी मनमानी करेंगे। और यदि कक्षा अनुशासित है तो अध्यापक के द्वारा निर्देशित किए हुए पठितांश को ज्यों के त्यों वो है कि आप क्या करेंगे? अनुकरण वाचन करेंगे। तो सीधी सी बात बोली गई है यहाँ पर कि अनुकरण किसका होगा? आदर्श वाचन का। भाई छात्र अनुकरण तो आदर्श वाचन का ही करेंगे ना। अच्छा, अब हम बात करते हैं इसके अंतर्गत यही बात आपकी क्लियर है कि अनुशासित रहकर कराया जाना चाहिए, तभी वो सफलता को प्राप्त होगा, अन्यथा उसको आप लोग जो है कि समझ ही नहीं पाएंगे कि बोला क्या गया, लिखा क्या गया है। अगला जो वाचन होता है वो होता है मौन वाचन।
दोस्तों मौन वाचन में क्या होता है कि इसमें होठ जीभ नहीं हिलते। मौन वाचन के अंतर्गत आपको चाहिए इस वाचन में या इस पठन में छात्र बिना होठ जीभ हिलाए बिना होठ जीभ हिलाए बिना होठ जीभ हिलाए इसको अपन उपांशु पठन भी कहते हैं। ध्यान रखना दोस्तों, एक नया शब्द जो है कि मैं आपके लिए जोड़ रहा हूं। उपांशु पठन क्या होता है? मौन पठन को उपांशु पठन भी बोलते हैं। और उपांशु में क्या होता है? छात्र बिना होठ जीभ हिलाए अपना पठन कार्य करता रहता है। तो सीधी सी बात है कि मुख से आवाज निकलती नहीं है। आवाज नहीं निकलेगी, किससे नहीं निकलेगी आवाज? होठ जीभ नहीं लेंगे तो आवाज कैसे निकलेगी भाई साहब? तो इस वाचन में छात्र बिना होठ जीभ हिलाए उपांशु पठन को प्राप्त होता है। उपांशु का मतलब होता है चुप रहकर उपांशु पठन करता है। और दोस्तों ये उपांशु शब्द जो है वो मौन पठन के लिए ही रखा जाता है। और आप उपांशु शब्द को लेकर ध्यान रखें कि मौन पठन को ही उपांशु पठन कहते हैं। मौन पठन से क्या है कि जो भी चीजें आप पढ़ रहे हैं उसके अंतर्गत क्या भाव निहित है उसको अपन आत्मसात करते हैं उसमें चुपचाप से। और दोस्तों यहाँ पर जब हम लोग मौन पठन करेंगे किसी भी चीज का तो हमें कोई भी बात का अर्थ बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। हमें सुखपूर्वक और आसानी से अर्थ प्राप्त हो जाएगा। याद रखना अगला बिंदु ये भी होता है इसका नीरसता। सीधी सी बात है, नीरसता तो रहेगी रहेगी, नीरसता रहेगी। तो नीरसता युक्त मौन पठन में छात्र जो भी चीज पढ़ रहा है पठित अंश का शीघ्रता एवं सरलता से अर्थ ग्रहण करेगा। शीघ्रता से अर्थ ग्रहण करेगा यानी कि नीरसता युक्त होता है ये मौन पठन में छात्र पठित अंश का शीघ्रता एवं सरलता से अर्थ ग्रहण करेगा। क्योंकि जब हम पढ़ रहे हैं चुपचाप से, कहीं कोई मूवमेंट नहीं हो रहा, उपांशु रूप में पठन कर रहे हैं, बिना होठ जीभ हिलाए कर रहे हैं, और निश्चित सी बात है हम लोग आराम से जब करते हैं तो ये कार्य हमारे समझ में ऑटोमेटिकली आ जाता है। उसके अंतर्गत क्या भाव निहित है वो हमें पता चल जाता है। दोस्तों मैं एक बात पूछना चाहता हूं आपसे कि ये जो पठन हम पढ़ रहे हैं मौन पठन, छात्र जब स्कूली जीवन जीता है तो मौन पठन कब ज्यादा करता है? वो सीधी सी बात है सोचने योग्य कि जैसे मान लीजिए क्लास में हम बात कर रहे हैं, अध्यापक ने पढ़ा दिया, पढ़वा लिया, कोई दिक्कत नहीं। स्वयं प्रेरणा से मौन पठन कब करता है? जब परीक्षा नजदीक होती है और जब हमारे ऊपर मानसिक दबाव होता है कि हाँ हमको बहुत जल्दी हमारे पेपर की तैयारी के लिए पूरी बुक्स जो है हमें पढ़ के निकालनी है, तो दोस्तों हम बिल्कुल नीरसता युक्त होकर बैठ जाते हैं, बिना होठ जीभ हिलाए चुपचाप से सूटा सूट पढ़ते रहते हैं। तो वो जो पठन होगा वो द्रुतगामी मौन पठन होगा, क्योंकि समय कम होता है और निश्चित रूप से हमें काम ज्यादा करना पड़ता है। तो जैसा कि हम थोड़ी देर पहले इसके प्रकार पढ़ चुके थे, तो 3 प्रकारों में हम लोग बात करेंगे। और 3 प्रकारों में सामान्य मौन पठन, गंभीर मौन पठन और द्रुत मौन पठन, वो मैंने आपको बता दिया। तो मौन पठन के भेदों में, मौन पठन के भेदों को वापस से थोड़ा मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि अभी इसी विषय पे बात चल ही रही है, तो एक बार और समझ लीजिएगा। सामान्य मौन पठन कक्षा के दौरान होगा। सामान्य मौन पठन कक्षा के दौरान। दूसरा दोस्तों गंभीर मौन पठन भी कक्षा के दौरान होगा। गंभीर मौन पठन भी
कक्षा के दौरान होगा जब अध्यापक का दबाव रहेगा हमारे सामने, तो निश्चित रूप से हम गंभीरता के साथ मौन पठन करेंगे। और दोस्तों परीक्षा जब हमारी नजदीक आ जाती है और हमारे ऊपर बहुत जल्दी कम समय में ज्यादा काम निकालने का रहता है, तो अपन द्रुत मौन पठन करते हैं। और द्रुत मौन पठन जो है ये सबसे ज्यादा होने को तो तीनों ही है, जिनसे आप लोग जो है कि बहुत सरलता अर्थ को गंभीरता के साथ प्राप्त कर सकते हैं। ये हमारे 3 प्रकार के जो सोपान है वो पूरे संपन्न हो गए। सबसे पहले हमने आदर्श वाचन पढ़ा, दूसरा अनुकरण वाचन पढ़ा, तीसरा हमने दोस्तों मौन वाचन पढ़ लिया है, और अब हम लास्ट एंड फाइनल पुनः वाचन या संवेद वाचन अंतिम सोपान की तरफ बढ़ते हैं। जो चौथा सोपान है आपका सोपान नंबर 4 जो है, ये तो तीनों भेद हो गए किसके, ये 3 भेद हो गए किसके दोस्तों, मौन पठन के। अब हम बात करेंगे संवेद पठन या पुनः पठन। संवेद पठन या पुनः पठन ये सोपान ऐसा है जिसको छात्र ही संपन्न करते हैं, छात्रों द्वारा किया जाएगा ये वाला पठन, छात्र ही करते हैं इसको भी दोस्तों। तो सभी छात्रों को जब शिक्षक जो है वो मौन रहने के लिए कहेगा, कभी उच्चारण करने के लिए कहेगा, ऐसे थोड़ी है। तो यानी कि जो अध्यापक ने पठितांश पढ़ाया है छात्रों के समक्ष, तो कभी तो वो मौन कभी उच्च स्वर में, कभी तो वो मौन कभी उच्च स्वर में, इसमें दोनों काम होंगे संवेद पठन में। कभी तो वो साइलेंटली करवाएगा, कभी वो ओरली बुलवा कर करवाएगा। तो याद रखना शिक्षक द्वारा छात्रों को उच्च स्वर एवं मौन अवस्था में कभी उच्च स्वर तो कभी मौन अवस्था में भावों के अनुकूल पठन का निर्देश किया जाएगा। हमको चाहिए कि ये वाला जो पठन है छात्र किसके सानिध्य में करेंगे, शिक्षक के सानिध्य में, यानी शिक्षक करवाएगा छात्रों से उच्च स्वर में या मौन अवस्था में, और वो भी किसके अनुसार, भावों के अनुकूल पठन। तो यहाँ पर ये जो बिंदु मैंने लिखा है भावों के अनुकूल, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर कि भावों के अनुकूल ही पठन जो है कि इसके अंतर्गत किया जाता है। दोस्तों ये हमारे जो पठन कौशल के सोपान है वो लगभग संपन्न हो गए हैं, और अभी हम जो है कि आगे अगली क्लास के अंतर्गत आपको पठन कौशल की विधियों के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों देखते रहिए अवस्थी कंटेंट। नमस्कार, धन्यवाद।